जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मलयालम थ्रिलर मूवी के बारे में जिसकी कहानी बहुत अच्छी है और इसकी एंडिंग देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें केरला और तमिलनाडु स्टेट के बॉर्डर पे मौजूद एक पहाड़ी एरिया दिखाया जाता है और उस पहाड़ी एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पर विजय नाम का एक बंदा ड्यूटी ज्वाइन करता है। उसी स्टेशन में हेड कांस्टेबल के रूप में कृष्णा काम कर रहा होता है और वो विजय को स्टेशन के अंदर ले जाता है। वो वहां पर काम करने वाले सभी लोगों से उसकी पहचान करवाता है और कृष्णा के साथ तीन और हेड कांस्टेबल्स भी वहां पर काम करते हैं जिनका नाम होता है बाला, सत्या और आनंद। लेकिन आनंद वहां पर मौजूद नहीं होता क्योंकि वो लीव पर होता है। इसके अलावा लेडी कांस्टेबल विद्या और स्वाति भी वहां पर काम करती हैं। अब विद्या जब इंस्पेक्टर विजय को देखती है तो वो सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है। उसके बाद विजय तुरंत अपनी टीम के सभी मेंबर्स के साथ बाहर जाता है और पूरे एरिया में इंस्पेक्शन करता है। अपने एरिया को देखकर विजय सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर एरिया है और यहाँ के लोग भी उससे बहुत अच्छी तरह बात करते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर विजय स्टेशन वापस आ जाता है और तभी उस एरिया में एक फाइनेंस कंपनी चलाने वाला कंपनी का ओनर इंस्पेक्टर से मिलने के लिए आता है। वो विजय को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन इंस्पेक्टर विजय कहता है कि वो रिश्वत नहीं लेता। ये कहकर वो उसे डांटता है और वहां से भगा देता है। उसके बाद वो हेड कांस्टेबल कृष्णा को बुलाकर पूछता है कि ये आदमी मुझे पैसे क्यों दे रहा था। तो कृष्णा उससे कहता है कि दरअसल ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर लोगों को पैसे देता है और ये जानने के बाद भी हम लोग अनजान बन जाते हैं। इसी वजह से स्टेशन में सभी काम करने वाले लोगों को पैसे ला कर देता है। वो ये भी कहता है कि वैसे पैसे लेने में कोई गलत भी नहीं है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो हमें एक्स्ट्रा फंड तो देती नहीं है, इसीलिए लोगों से ही पैसा कमाना ठीक है। ये सुन के विजय को अजीब लगता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी आदत नहीं बदलनी है, लेकिन मेरे पास कोई भी पैसे लेकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तुम लोगों की जो मर्जी है, किसी से रिश्वत लेनी है लो चाहे मत लो, लेकिन मैं किसी और से पैसे नहीं लेता हूँ। अब अगले दिन इंस्पेक्टर विजय को एक कॉल आता है और कॉल में बताया जाता है कि स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक फॉरेस्ट एरिया आता है और वहां पर उन्हें एक कटा हुआ हाथ मिला है। ये सुनकर विजय बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एरिया बहुत ही शांत है और यहाँ पर कोई मर्डर नहीं होते। वो सोचता है कि अचानक से आखिर ये सब यहाँ पर क्यों हो रहा है। उसके बाद वो वहां पर पहुंचता है और देखता है कि सच में वहां पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा है। विजय तुरंत अपनी टीम से कहता है कि यहाँ हाथ मिला है तो बॉडी कहीं पास में ही होगी, इसीलिए सब लोग मिलकर उस बॉडी को ढूंढो। अब उसकी टीम उस बॉडी को ढूंढने चली जाती है और उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी मिल जाती है। वो देखते हैं कि बॉडी काफी हद तक सड़ चुकी है, इसीलिए विजय तुरंत वहां पर फॉरेंसिक टीम को बुलाता है। अब फॉरेंसिक टीम बॉडी का टेस्ट करके विजय से कहती है कि इस आदमी के सर पर बहुत जोर से मारा गया था और उसके बाद उसका गला दबाकर उसे मार दिया गया। मरने वाले की उम्र लगभग 30 साल से 35 साल के बीच है और लगता है कि इसकी मौत हुए 5 दिन बीत चुके हैं। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद विजय सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करता है कि जिस जमीन पर बॉडी मिली थी आखिर वो किसकी है। तभी जो जमीन का मालिक होता है वो उससे मिलने आता है और वो कहता है कि जमीन उसी की है और काफी सालों से वो लोग वहां पर खेती नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पूरा खेत जंगल जैसा ही बन गया है। वो ये भी कहता है कि इस मर्डर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब विजय इस केस को बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और तभी एक बात उसे पता चलती है कि उस एरिया में जो फाइनेंस कंपनी है उसमें पिछली रात 3 चोर घुस गए थे और कंपनी का कैश और गोल्ड चुरा कर ले गए। अब विजय तुरंत अपनी टीम के साथ उस फाइनेंस कंपनी में पहुंचता है और कंपनी का मैनेजर उसे अंदर लेकर जाता है। वो कहता है कि सर, चोर पहले लॉकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लॉकर उनसे खुला नहीं, इसीलिए वो पूरा लॉकर ही उठाकर ले गए हैं। उस लॉकर में कई सारा गोल्ड था और लगभग 10 लाख रुपए भी थे। उसके बाद विजय सब कुछ ध्यान से इंस्पेक्ट करता है और उसे पता चलता है कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरा पे ब्लैक स्प्रे मार दिया था ताकि कुछ भी कैप्चर ना हो सके। अब विजय सोचता है कि इतनी प्लानिंग के साथ किया गया काम सिर्फ लोकल लोग ही कर सकते हैं। अब इसी दौरान फाइनेंस कंपनी के बाहर कई सारे लोकल लोग जमा हो जाते हैं और उन लोगों ने उस कंपनी में अपना गोल्ड गिरवी रखा हुआ था। सब लोग चिल्लाकर कहने लगते हैं कि हमारा गोल्ड हमें वापस दो। और ये सुनकर विजय तुरंत उनके पास जाता है और कहता है कि कंपनी में चोरी हुई है, ये बात सच है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं चोरों को पकड़ लूंगा और बहुत ही जल्दी आपको आपका गोल्ड भी दिला दूंगा। ये कहकर वो उन्हें शांत कराता है और वहां से भेज देता है। अब उसी भीड़ में एक आदमी होता है जो कि विजय को बहुत ही गुस्से से नोटिस कर रहा होता है और विजय भी उसे देख लेता है और जब दोबारा वो उसकी तरफ देखता है तो वो आदमी गायब हो चुका था। अब स्टेशन लौटने के बाद विजय सोचने लगता है कि इस एरिया में ड्यूटी ज्वाइन किए हुए उसे सिर्फ 3 दिन हुए हैं और तीसरे दिन ही यहाँ पर एक मर्डर और रॉबरी हो चुकी है। वो फैसला करता है कि इन दोनों केसेस को किसी भी हाल में उसे सॉल्व करना होगा और वो ये भी सोचता है कि इन दोनों केसेस के बीच जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अब उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी आती है
कि फाइनेंस कंपनी से लोन लेने वाले लोगों में से ही किसी ने गुस्से में आकर रॉबरी की है और इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चलता है कि मनोज नाम के एक आदमी ने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी और लोन लेकर पैसे से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन उसका बिजनेस बहुत ही बुरी तरह फेल हो गया था। उसके बाद विजय मनोज के घर पहुंचता है उससे पूछताछ करने के लिए, और वहां पर सिर्फ मनोज की वाइफ होती है। विजय पूछता है कि मनोज कहाँ पर है, तो मनोज की वाइफ कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गया। वो बिजनेस के काम के लिए बाहर गया था, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटा है। अब ये सुनकर विजय अपनी टीम से कहता है कि उस पर नजर रखो, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद विजय ये जानने की कोशिश करता है कि फाइनेंस कंपनी की वजह से और कौन परेशान हुआ था, पर तब उसे मधु नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है। मधु ने उस कंपनी से लोन लिया था, लेकिन लोन वापस ना कर पाने की वजह से कंपनी वालों ने उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था। मधु अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उसने अपने आप को ही मार लिया था। और मधु के दो बेटे हैं जिनका नाम किरण और चरण है। अब विजय तुरंत मधु के घर जाता है और वहां मधु की वाइफ उसे मिलती है, जो कि उसे बताती है कि बड़ा बेटा किरण यहाँ पर काम नहीं करता और किसी और जगह पर वो जॉब करता है, लेकिन छोटा बेटा चरण अपने फादर की डेथ के बाद डिप्रेशन में चला गया और वो बहुत ही बड़ा शराबी बन गया है। इसीलिए वो हमेशा ही घर में बैठकर शराब पीता रहता है। अब इसी दौरान विजय घर में लगी हुई फैमिली फोटो देखता है, और फोटो में मधु के पास उनका बड़ा बेटा किरण खड़ा होता है। और किरण को देखते ही विजय शॉक हो जाता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी के बाहर जब भीड़ जमा हो गई थी तो विजय उन्हें समझाने के लिए गया था, और उस भीड़ में से एक आदमी विजय को घूर रहा था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो किरण ही था। अब ये समझते ही विजय को ये लगता है कि शायद किरण ने ही गुस्से में आकर उस कंपनी में रॉबरी करी है। उसके बाद विजय को एक और खबर मिलती है कि गांव के ब्रिज के नीचे एक और डेड बॉडी मिली है, और विजय सुन के हैरान हो जाता है और वहां पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे देखकर लगता है कि उस आदमी को कहीं और मारकर किसी रस्सी से बांधकर उसे यहाँ पर लाया गया है। उसके बाद वो फॉरेंसिक टीम को बुलाता है, जो कि जांच करके बताते हैं कि इसका पैटर्न भी पहले मर्डर जैसा ही है। अब ये सुन के विजय और ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसके आने के कुछ दिनों में ही यहाँ पर दो मर्डर्स हो चुके हैं, और यहाँ तक कि एक कंपनी में रॉबरी भी हो गई है। इसीलिए इस केस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब विजय पूरे एरिया में दिन रात इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, और एक रात विद्या विजय को फोन करके बताती है कि किसी ने उसे बताया है कि जंगल में एक आदमी को किसी ने बुरी तरह पीटा है। अब ये सुनकर विजय तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ जंगल के पास पहुंचता है, और सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर तलाश शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर विजय को एक डेड बॉडी मिलती है, और बॉडी देखकर विजय सोचता है कि अभी अभी इसे मारकर यहाँ पे दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस को आता देख कातिल जरूर यहाँ से भाग गया है। अब विजय डेड बॉडी की पॉकेट चेक करता है, और पॉकेट में उसे एक गोल्ड की चेन मिलती है। विजय जब उस चेन को देख रहा होता है, तभी एक अननोन आदमी उसके पीछे से आता है और उसके सर पे जोर से वार करता है, और इससे विजय बहुत ही जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी सारी टीम वहीं पर आ जाती है, लेकिन विजय पर हमला करने वाला आदमी वहां से भाग निकलता है, और विजय उसका चेहरा नहीं देख पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब विजय को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है, और बाद में कृष्णा विजय से मिलकर कहता है कि सर, मैंने ब्रिज के नीचे वाली डेड बॉडी के बारे में पता लगाया है। उस बंदे का नाम अरुण था, और वो तमिलनाडु से यहाँ पर आया था। वो ये भी बताता है कि अरुण के साथ टोटल 4 लोग बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए यहाँ पर आए थे, और उनके नाम अरुण, मणिकांता, चंद्रा और कुमार थे। इन चारों में से 3 लोग पहले ही मर चुके हैं, और सबसे पहले जो सड़ी हुई बॉडी मिली थी वो मणिकांता की थी। ब्रिज के नीचे जो बॉडी मिली वो अरुण की थी, और जंगल में जो उन्हें तीसरी बॉडी मिली है वो चंद्रा की है। यानी कि वो कातिल अब कुमार को टारगेट बनाएगा और उसे मारेगा। कृष्णा उससे ये भी कहता है कि हो सकता है कि कुमार ही सबको मार रहा हो। और ये सुनकर विजय कहता है कि तमिलनाडु के पुलिस स्टेशन में चेक करो कि इन चारों के खिलाफ कोई केस तो नहीं है। अब जांच करने पर कांस्टेबल को पता चलता है कि ये चारों लोग तमिलनाडु में एक बड़े बैंक में रॉबरी करके भाग कर यहाँ आए थे। अब ये बात जानकर सभी कांस्टेबल्स ये सोचने लगते हैं कि शायद इन्हीं लोगों ने भी उस फाइनेंस कंपनी में चोरी की होगी, लेकिन इंस्पेक्टर विजय कांस्टेबल्स को देखकर कहता है कि फाइनेंस कंपनी में रॉबरी 3 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन उससे भी पहले जंगल में एक डेड बॉडी मिल गई थी। ऐसे में ये 4 लोग फाइनेंस कंपनी में रॉबरी कैसे कर सकते हैं। अब हेड कांस्टेबल कृष्णा कहता है कि हो सकता है कि इन लोगों ने पहले ही फाइनेंस कंपनी में चोरी करने का प्लान बनाया हो, और शायद पहले जो आदमी मरा था उसने प्लान का विरोध किया हो, इसीलिए बाकी तीनों ने मिलकर इसको मार दिया हो और उसके बाद रॉबरी करी हो। ये सुनकर इंस्पेक्टर विजय कहता है कि अब सच जानने के लिए हमें कुमार को पकड़ना होगा, इसीलिए सभी पुलिस वाले उसकी तलाश में लग जाते हैं। दूसरी तरफ फाइनेंस कंपनी का जो मालिक होता है वो रात को सो रहा होता है, और तभी एक आदमी मास्क पहनकर उसके पास आ जाता है।
जब वो कंपनी का मालिक उसे नोटिस करता है तो वहां से भागने लगता है और वो तुरंत विजय को फोन करके कहता है कि मास्क पहनकर कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब ये सुनते ही विजय तुरंत वहां पर पहुंचता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। और जब वो उसका मास्क उतारता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो किरण होता है। विजय याद करता है कि ये वही आदमी है जो कि उसे भीड़ में घूर रहा था। अब इंस्पेक्टर उसे अरेस्ट कर लेता है और स्टेशन ले आता है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। विजय पूछता है कि सच बताओ, ये मर्डर्स और रॉबरी तुमने करी है या नहीं। तो किरण कहता है कि उसे फाइनेंस कंपनी के मालिक से बहुत ज्यादा नफरत है क्योंकि मेरे फादर ने उससे लोन लिया था और इंटरेस्ट ना चुकाने पर उन लोगों ने बहुत ही बेइज्जती करी थी, जिसकी वजह से उसके पिता ने खुद को मार लिया था। इसीलिए वो ओनर से गुस्सा था और वो उसे डराने के लिए गया था, लेकिन उसका इरादा उसे मारने का नहीं था। किरण उससे ये भी कहता है कि उसने ना मर्डर किया है और ना ही चोरी करी है। दरअसल जब उसे पता चला कि कंपनी में चोरी हुई है तो उस ओनर का चेहरा देखने के लिए ही वो वहां पर गया था। लेकिन उस वक्त उसने विजय को देखा जो कि भीड़ के गुस्से को शांत करा रहा था और उसे ये लगा कि वो भी उस कंपनी के ओनर से मिला हुआ है, इसीलिए वो उसे गुस्से की निगाह से देख रहा था। उसके बाद इंस्पेक्टर विजय उसकी बातों को क्रॉस चेक करता है और उसे ये यकीन हो जाता है कि किरण का उस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो किरण को छोड़ देता है। उसके बाद विजय सोचने लगता है कि आखिर वो कुमार को कैसे पकड़ेंगे और तभी उसे याद आता है कि तीसरे बंदे की डेड बॉडी से उसे गोल्ड चेन मिली थी और वो चेन लेकर तुरंत वो फाइनेंस कंपनी जाता है और उसके बारे में वो इंक्वायरी करता है। तब विजय को पता चलता है कि ये चेन भी रॉबरी के दौरान ही चोरी हुई थी और वो जो चेन थी वो उसी कंपनी में रखी गई थी। अब विजय तुरंत उस आदमी को बुलाता है जिसने वो चेन वहां पर गिरवी रखी थी और उससे पूछता है कि क्या ये चेन तुम्हारी है। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, ये मेरी ही चेन है। ये सुन के विजय को लगता है कि चेन्नई से आई हुई वो गैंग ही इन सब के पीछे है और वो कुमार को पकड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे ये जो केस था वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद विजय उस जगह पर जाता है जहां रॉबरी हुई थी और कंपनी के सामने वाली शॉप से वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और वहां भी उसे कुछ खास नहीं मिलता। लेकिन जब विजय उस फुटेज को ध्यान से देख रहा होता है तभी उसे एक इम्पोर्टेंट क्लू मिल जाता है। अब अगली सुबह इंस्पेक्टर विजय स्टेशन पहुंचता है और कांस्टेबल सत्या और कांस्टेबल आनंद को बुलाता है और उनसे पूछता है कि रॉबरी वाले दिन तुम दोनों स्टेशन छोड़कर कहां पर चले गए थे। तो वो दोनों बताते हैं कि दरअसल वो दोनों पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे। अब ये सुनते ही विजय उन्हें थप्पड़ मारता है और कहता है कि मुझे सच जानना है। अब दोस्तों यहाँ पर मूवी का एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। असल में सत्या और आनंद उस दिन पेट्रोल भरवाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो सीधा उस रोड पर गए थे जो फाइनेंस कंपनी के सामने से गुजरती है और ये बात सामने वाली शॉप के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई थी। लेकिन पुलिस व्हीकल पे रेड और ब्लू लाइट्स लगी होती हैं और उनका रिफ्लेक्शन एक ग्लास पर रिकॉर्ड हो गया था और विजय ने उसी रिफ्लेक्शन को देखकर ऑब्जर्व कर लिया था कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद विजय पूछता है कि रॉबरी वाले दिन तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे थे। अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो मैं सीधा एसपी को कॉल करने जा रहा हूँ। तभी कांस्टेबल सत्या विजय के हाथ से फोन छीनकर जमीन पर फेंक देता है जिससे कि उसका फोन टूट जाता है और विजय गुस्से में हेड कांस्टेबल कृष्णा को बुलाता है और कहता है कि जरा यहाँ आइए और देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद कृष्णा पीछे मुड़कर गुस्से में देखने लगता है और यहाँ पर मूवी का एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। असल में इस एरिया में हो रही रॉबरीज और मर्डर्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि हेड कांस्टेबल कृष्णा और उसके साथ काम करने वाले सत्या और आनंद होते हैं और ये तीनों मिलकर ही ये सारे क्राइम्स कर रहे होते हैं। अब वो तीनों विजय को देखकर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि सर, आप तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट ऑफिसर हो और हमें लगा था कि आप सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आपने सब कुछ सच का पता लगा लिया। वो ये भी कहते हैं कि वैसे भी आप मरने वाले हैं, तो मरने से पहले हमारी पूरी कहानी भी जान लीजिए। इसके बाद हेड कांस्टेबल पूरा सच बताना शुरू करता है और यहाँ पर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल कुमार, मणिकांता, चंद्रा और अरुण नाम के जो चार लोग थे वो तमिलनाडु से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आए थे और ये चारों पहले तमिलनाडु में एक बहुत ही बड़ी चोरी कर चुके थे, लेकिन यहाँ आकर वो रोज मजदूरी करके अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन पुलिस को इनके बारे में जब पता चला तो कृष्णा ने कुमार को अरेस्ट करके पूछताछ शुरू कर दी और कुमार ने उसे बताया कि पहले वो चोरी का काम करते थे लेकिन अब वो ईमानदारी से अपने पैसे कमाते हैं। वो ये भी कहता है कि आप पुलिस वाले भी कोई ईमानदार नहीं होते हैं, आप लोग भी तो चोरी से ही पैसे कमाते हैं। अब ये सुनकर कृष्णा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटना शुरू कर देता है और कुमार भी बदले में उसे पीटता है। अब उसके बाद कृष्णा और बाकी दो कांस्टेबल्स उसे कस्टडी में लेकर बहुत ही बुरी तरह पीटते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वो लॉकअप में ही मर जाता है। अब कुमार के बाद कृष्णा सोचता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो हम लोग फंस सकते हैं, इसीलिए वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कृष्णा सोचता है कि क्यों ना तमिलनाडु से आए हुए इन मजदूरों से फाइनेंस कंपनी में रॉबरी करवाई जाए। उसके बाद वो मणिकांता, चंद्रा और अरुण को बुलाता है
और कहता है कि फाइनेंस कंपनी में बहुत सारा पैसा रखा है, इसीलिए तुम लोग वहां पर जाकर चोरी करो और चोरी के बाद हम सब पैसा बराबरी में बांट लेंगे। अब तीनों उसकी बात मान लेते हैं और फाइनेंस कंपनी में रॉबरी करके पैसे ले आते हैं। लेकिन रॉबरी के बाद वो पुलिस वालों से कहते हैं कि हम आपको बराबर का हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि पैसा हमने चोरी किया है तो हम ज्यादा हिस्सा लेंगे। अब ये सुन के कृष्णा समझ जाता है कि अगर इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया गया तो ये ज्यादा पैसे उनसे ले जाएंगे। इसीलिए कृष्णा, सत्या और आनंद मिलकर उन तीनों को बुरी तरह पीटते हैं और मार डालते हैं। उसके बाद वो तीनों की डेड बॉडीज को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां इंस्पेक्टर समझ में आ गया था कि इस क्राइम के पीछे कांस्टेबल कृष्णा, कांस्टेबल सत्या और आनंद भी थे। अब सच जानने के बाद विजय एसपी को इन्फॉर्म करने के लिए स्टेशन से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वहां पर कोई दौड़ता हुआ आता है और विजय के सीने पर जोर से लात मारता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल विजय को लात मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो लेडी कांस्टेबल विद्या होती है। यानी कि वो भी करप्ट थी और वो कांस्टेबल से मिली हुई थी। इसके बाद सब लोग मिलकर विजय को एक रूम में बांध देते हैं और तब विजय सबसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने कुमार की डेड बॉडी कहाँ पर छुपाई है, क्योंकि अभी तक कुमार की डेड बॉडी उसे नहीं मिली है। इस पर वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि दृश्यम मूवी में जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती तब तक सब कितने खुश रहते हैं, इसीलिए हम भी वैसे ही खुश रहना चाहते हैं। वो लोग मूवी के डायलॉग्स मारकर विजय का मजाक उड़ाने लगते हैं और ये सुनकर विजय कहता है कि जब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ही ऐसा काम करेंगे तो आम लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट से भरोसा ही उठ जाएगा। उसके बाद विजय सब कांस्टेबल्स को एक एक करके पीटना शुरू कर देता है और सभी कांस्टेबल्स के शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं। अब इसी वक्त एसपी और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अंदर कृष्णा, सत्या, आनंद और बाकी लोग बेहोश पड़े होते हैं, पर पुलिस उन पर पानी डालकर उन्हें होश में लाती है और तुरंत अरेस्ट करके उन्हें ले जाती है। अब बाद में उनके सारे जुर्म साबित हो जाते हैं और सबको जेल भेज दिया जाता है। इंस्पेक्टर विजय ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस केस को सॉल्व कर दिया था, इसीलिए सीनियर ऑफिसर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसके ट्विस्ट और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।